गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चयन गढ़ के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अध्याय 3 एनसीईआरटी क्लास 6 की। दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लासेज में या पिछले वीडियो में आपने देखे होंगे कि एनसीईआरटी क्लास 6 की क्लास जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने करा दिया था, साथ साथ एक मानचित्र का भी मैंने क्लास कराया था जो कि प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो 2 वीडियो है, अगर किन्हीं ने नहीं देखा है या कोई स्टूडेंट ऐसा नया जुड़ रहा है आज क्लास में, तो वो पिछले वीडियो में जाके आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं ताकि आज के क्लास के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों, ये हमारा जो कार्यक्रम है ये चयनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर चलाए जा रहे हैं। जो भी नए जो जुड़ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जो भी अभ्यर्थी अभी तत्काल इस चैनल से जुड़ रहे हैं या जिनको भी नया नया लिंक मिला हो, वो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें ताकि अगली कोई भी वीडियो आएगी तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ज़रूर याद करके आप नोटिफिकेशन बेल को जब दबा दें, क्योंकि सारे वीडियो जब भी आपके पास आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे ताकि आप तैयारी कर पाएँ। दोस्तों, आज हम बिना समय व्यतीत किए आज का जो टॉपिक है आरंभिक नगर चैप्टर 3, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले एक रिकॉल करनी मुझे जरूरी पड़ेगी, मैं समझता हूँ कि उसे आपको बता देना चाहिए। इससे जो पहले जो 2 चैप्टर थे जो आपको मैंने बताया था, उसमें आरंभिक मानवों के बारे में बताया था। उनकी प्रारंभिक पेशा की क्या थी, वो क्या करते थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था। और धीरे धीरे मैंने उनके बारे में भी बताया कि उन मानवों का जो जीवन यापन था या जो भी उनकी क्रियाकलापें थी वो तत्कालिक परिवेश के अनुसार थी, तत्कालिक प्राकृतिक समझ के ऊपर डिपेंडेंसी थी उनकी। उन्होंने उसको प्रकृति को समझना शुरू किया और धीरे धीरे क्रमागत रूप में वे आगे बढ़ते गए और एक बाद में जाकर एक बड़ी सभ्यता के रूप में, बड़ी नगर के रूप में उन्होंने अपने आप को डेवलप कर दिया और एक प्रथम नगरीय सभ्यता के संबोधन से उन्होंने अपने आप को चरितार्थ किया। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं ये तीसरा जो अध्याय है, इसका नाम है आरंभिक नगर, वो आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आरंभिक मानवों के बारे में सिर्फ कि हाँ, पहला जो टॉपिक था वो था कि कहाँ, कैसे, क्यों। उसमें रचिता नाम की एक पात्र थी जिसके मन में सवाल उठ रहे थे बार बार कि पहले के जो लोग थे, आज से 2500 साल पहले के जो लोग थे, उनका जीवन यापन कैसे होता था, वो कैसे रहते थे, क्या उस वक्त पहनते थे, क्या खाते पीते थे, उनके रहन सहन क्या थे, उनकी जो गतिविधियाँ थी क्या होती थी और वो अपना मनोरंजन किस प्रकार करते थे। इन तमाम सवालों के बारे में उनकी जानकारी उस किताब में एक प्रश्न और प्रश्नोत्तर के रूप में था और एनसीईआरटी की तरफ से जो एनसीईआरटी टीम थी, उन्होंने उसको समझाने का रचयिता को प्रयास किया कि इस प्रकार उनकी एक्टिविटी थी और इस प्रकार उनके बारे में हम जानते हैं। तो वो मैंने चैप्टर करा दिया था। दूसरा जो चैप्टर था उससे थोड़ा सा था कि खाद्य संग्रह से अब पशुपालन की ओर या कृषि जीवन की ओर। तो खाद्य संग्रह और आखेटक से वो अचानक कृषि की ओर बढ़ गए, किसान बनने के ओर अग्रसर हो चुके थे और वो अब अस्थायी निवास की ओर बढ़ रहे थे। उस चैप्टर में उसकी वर्णन की गई है कि उन्होंने पशुपालन शुरू कर दिया था और पशुपालन के रूप में उन्होंने पशुपालन शुरू किया। उसके बाद उन्होंने पहली बार कृषि का विकास शुरू किया। वो हालांकि वो फसलें अभी भी क्या थी, परंपरागत रूप से जंगली जो प्राकृतिक जो जंगली फसल थे उन्हीं को उन्होंने उगाना शुरू किया था और धीरे धीरे उन्होंने अपने अस्थायी जीवन की ओर पहला कदम बढ़ा लिया था। अब क्या है इस चैप्टर में, क्या है इस चैप्टर में है कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में है कि अब वो आरंभिक नगर की ओर जा रहे हैं। आरंभिक का मतलब शुरुआत में उस आदिमानवों द्वारा जो पहले नगर की ओर जो कदम बढ़ाया गया था उसके बारे में चर्चा की गई है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इस वीडियो में आपको इसके बारे में बढ़िया से मैं समझा पाऊंगा और जिनके लिए क्लास प्रथम क्लास है वो इससे पुराने चयनगढ़ आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाके वो पुराने वीडियो को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो एक बहुत ही सतही ज्ञान के लिए, मतलब आरंभिक A to Z जो बोलते हैं कि सीढ़ी का प्रथम सोपान जो है उसके आधार पर लिखा गया है और इसमें कोशिश की गई है कि जो भी बच्चे हैं उसको आसानी से समझ पाए। इसकी भाषा इतनी सरल है, इतनी अच्छी है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया तो आगे कोई भी किताब आपको पढ़ने में कॉन्सेप्ट लेवल पर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी क्रम में मैंने ये कार्यक्रम हमारे चैनल पर शुरू हुई थी और मैंने ये प्रयास किया है, हमारी टीम ने ये प्रयास किया है कि आपको अच्छी भाषा में, सरल भाषा में आपको ये हम पूरी तरह कवर करा दें ताकि आपको अन्य सोर्स पर डिपेंड न रहना पड़े। दोस्तों, यहाँ देखिए, इसमें भी एक पात्र है, ये 2 पात्र हैं। देखिए दोनों पात्र क्या कर रहे हैं। इसमें है कि एक जो 2 बच्चे का नाम लिया गया है उसका नाम है जसमाल और हरप्रीत। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक घर के पास कहीं गली में क्रिकेट खेल रहा था। जैसे कि मैंने बताया, कथानक के माध्यम से समझाना ज़्यादा अच्छा है, पिक्टोग्राफल के माध्यम से। देखा कि कुछ लोग खंडहर की तारीफ कर रहे थे जिस गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। ये जहाँ खेल रहे थे वो एक पुराना घर रहा होगा, उसकी चर्चा बच्चे जो साथ में खेल रहे थे वो चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। अब वास्तुकला क्या है वो भी मैं बात करूंगा कि आपने कहीं लकड़ी पर इतना सुंदर नक्काशी देखी है
दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वो इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था कर। देखिए, एक पुराना खंडहर से इनके मन में एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ये खंडहर जो है, जिस भी लकड़ी से बनी हुई, उस लकड़ी पर नक्काशी कितना सुंदर है। इन्होंने उस नक्काशी वास्तुकला की प्रशंसा करनी शुरू की और उनके मन में ख्याल है क्यों न इसको प्रिजर्व किया जाए, इसको क्यों न स्मारक को सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। इसके लिए वे आगे पत्र में बात कर रहे हैं कि हम पत्र के माध्यम से प्रशासन को, मंत्री को और जो भी डिपार्टमेंट जो स्मारक को सुरक्षित रखते हैं उनको हम इसके बारे में अवगत कराएंगे, ताकि इसको बढ़िया से स्मारक को संरक्षित किया जा सके, ताकि आगे भविष्य के लोग इसको देख सके, उसका आनंद उठा सके, उसके बारे में जान सके। इसमें क्या हुआ कि अब पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है? पहली बात कि पुराने खंडहर जो है आज के नहीं, बहुत साल पहले के होते हैं, हमारे पूर्वजों की देन होती है। कला का एक अमूर्त रूप होता है, वैसी कलाएं आज भी है, लेकिन उतना संरक्षित, उतना बारीकी से नहीं हो सकती जितना पिछले हमारे जितने भी स्मारक है JSI के अंतर्गत जो ये हैं, जो सुरक्षित किए गए हैं, उनको आप देखेंगे, कभी भी आप उनके दर्शन करने जाएंगे तो आप देख के एकदम भौचक्के रह जाएंगे। इतनी बारीकी से कला को उकेरा गया है, इतना अच्छा प्रदर्शन है, इतना भाव है उसमें कि आप देखेंगे तो आपको एक पता चलेगा कि इन्होंने किस स्तर पर उस समय सोचा होगा और इतनी अच्छी बनावट, इतनी अच्छी सजावट, इतनी अच्छी कलाकृतियाँ का एक रूप उन्होंने दे दिया था। तो इन्हीं सवालों के जवाब में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इसकी चर्चा वो कर रहे हैं। फिर आगे हम बात करते हैं, इसी में शुरू हो गया कि मंत्री जी को भाई कहा गया कि भाई अब मरम्मत की व्यवस्था करें। इस टाइप का बात सुन के अब यहाँ हड़प्पा की कहानी शुरू होती है। आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मैं जहाँ तक आशा करता हूँ कि सभी ने सुना होगा, और सुने क्यों नहीं, क्योंकि 6 क्लास में ये आपको अपडेट हो रहा है। इससे पहले ही क्लास में हड़प्पा की चर्चा तो जरूर हुई होगी, या आपने सुना भी होगा कि हाँ हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा की चर्चा होने लगी। हड़प्पा को हम प्रथम आरंभिक नगर के नाम से जानते हैं। अब हड़प्पा की बात हो रही है। यहाँ देखिए, इस किताब के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप इसको ज़्यादा डीपली लेना ना चाहे, आप बस इसके बारे में जानें, और जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगी आपकी ज्ञान भी निरंतरता के साथ आप ज्ञान के एक उच्च सोपान पर रहेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान न हो, उसको अपडेट किया जाता रहेगा और आगे भी हम करते रहेंगे। यहाँ देखिए, पुरानी इमारती की कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले की इन्होंने बात की है कि 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई, कहानी जानिए, पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में, रेलवे लाइन जो बिछाया जा रहा था उसके क्रम में क्या हुआ कि जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक नगर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के मोंटागरी एक जिला है, वहाँ पर क्या हुआ कि रेलवे लाइन का काम कर रहा था। अंग्रेजों का समय थे, जॉन मार्शल के समय। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो अचानक खुदाई में उन्हें एक ऐसा चिन्ह मिला या ऐसे खंडहर मिले जो उनके लिए बहुत ही नूतन थे। और उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत बड़े मतलब इसके रेलवे लाइन के काम के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है खंडहर है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडहर जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। सोच कर हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंट उखाड़ ले गए। उनको तो भाई रेलवे में बिछानी थी, मजदूरों को क्या पता है स्मारक क्या होते हैं या उसकी क्या महत्ता है। तो उन्होंने क्या किया कि रेलवे के काम में उन्होंने क्या किया, रेलवे ने बिछा दी। इसने कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। तो शुरुआत में उन्होंने क्या किया कि उस खंडहर के बारे में अनभिज्ञ थे। उन्होंने खंडहर में सिर्फ अपने काम की चीज़ें खोजी, जो थी ईंटें, जो रेलवे लाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रही थी। और उन्होंने उसको उखाड़ के रेलवे लाइन बिछा दी। इस कारण क्या हुआ कि रेलवे लाइन बिछाने में बहुत सारे ईंट हुए, उखाड़ ले गए और खंडहर को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, जो ऑलरेडी क्या थे, बहुत ही पुराने रहे थे। ठीक है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। सोचिए 80 साल, मतलब आज से 80 साल पहले सोचिए कि वो जो खंडहर था 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा की। तो उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। सोचिए कि उसके बाद इतने दिनों बाद उनको इस नगर का भान हुआ कि यहाँ पर एक नगर है। तब तक उस बीच में जिन्होंने पाया, जिस गति से पाया उस गति से उनका उपयोग किया। उन ईंटों को लोग उखाड़ के ले जाते रहे और वो लगभग उनको बहुत सारे साइट तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया होगा। फिर भी जो भी हाथ लगे, उसके बाद उन्होंने खंडहर को, जब पुरातत्वविदों की टीम ने उस पर अध्ययन किया तो पता लगा भाई बहुत पुराना नगर है। तो उन्होंने इस उपाधि सबसे पुराने शहर खोजा, जिसका नाम हम जानते हैं हड़प्पा। अब इसकी चर्चा आगे होती है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले
इस तरह के सभी पुरास्थल में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। सोचिए, बार बार होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कोई कहता है, कोई हड़प्पा सभ्यता कहता है। मैं कन्फ्यूजन आपको दूर कर देता हूँ। देखिए, सिंधु नदी के किनारे सभ्यता जो विकसित हुई इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। कोई इसको क्या कहता है, हड़प्पा। चूंकि हड़प्पा जो साइट है, जो सिंधु घाटी में बसा हुआ जो बहुत सारे शहर हैं, उसमें पहला साइट हड़प्पा की खुदाई हुई। तो हड़प्पा के नाम पर जो पहला साइट खुला उसके नाम पर हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। उससे जुड़े बहुत सारे स्तर है, 1500 स्तर प्रकाश में आए हैं। और आगे भी अगर खुदाई होगी, क्षैतिज या जैसे भी हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, जैसे भी खुदाई हो, तो कुछ ना कुछ मिलते ही रहेंगे। तो लेकिन इन्होंने क्या किया, एक नियम बना लिया कि जो पहली साइट क्या थी, हड़प्पा थी, तो हड़प्पा के नाम पर इनको हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। तो इसको कन्फ्यूजन को आप दूर कर ले, हड़प्पा सभ्यता भी आप कह सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा विवाद नहीं है, आपको जो इच्छा हो कर। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, कोई पूछे तो आप ये जरूर बताएं कि चूंकि पहला स्थल पुरातत्वविदों ने उसको खुदाई पहला बार उसका उस स्थल का खुदाई हुआ हड़प्पा में, उसके नाम पर उसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। इस शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये एक आप याद रखना, इसमें एक तिथि है, अनुमानित तिथि है कि 4700 साल पहले हड़प्पा शहर का निर्माण हुआ होगा या उस शहर को बसाया गया होगा। और उसके बारे में आज जब पता चला तो पहला साइट के नाम पर उसको हड़प्पा कहा गया। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे चैनल पे आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको सवाल हो, पिछली भी क्लास से कोई क्वेरी हो, मैं क्वेरी का इंतजार करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं बहुत प्रतीक्षित हूं कि आप क्वेरी करें, और क्वेरी के माध्यम से मुझे पता चलेगा कि आप क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं और इसको अच्छे से पूरी ऊर्जा के साथ अपडेट करूँ। वैसे मैं इस चैप्टर को, अगर इस कार्यक्रम को हमने शुरू किया है तो हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्वेरी करते जाए ताकि हमें लगे कि हाँ आप हमारे साथ हैं, और इसमें मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये कुछ नगर की बातें हैं, मैं बात करता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है, पहले जो इमारत बनाए जाते थे, यहाँ लिखा हुआ है, प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसके जो नए भवन बन जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? देखिए, इसमें एक सवाल है, आपके मन में एक सवाल इन्होंने डाला कि पुरानी इमारतों को आजकल क्या करते हैं, तोड़ के, चूंकि पुराना हो गया, कब गिर जाए, कब प्राकृतिक आपदा आए, हल्की भूकंप आए, इनका ये खत्म हो जाए, विनष्ट हो जाए, तो इनको नाश होना ही है। तो इसलिए क्या करता था, उनको प्रिजर्व करने के अलावा तोड़ के नया बना लेते हैं। लेकिन इसमें एक सवाल है कि क्या उसको सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ, आप भी मानेंगे कि पुरानी जो भी नगरें हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं या जो भी हैं, उनकी कलाकृतियाँ, उनकी संरचना बिल्कुल नए से अलग होंगी, और वो प्राचीन है। तो उस समय में अगर हम आपको ले जाएंगे तो हमें ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उतने पिछले समय में इन्होंने इस प्रकार की रचनाएं की थी। मतलब उनके बुद्धि का हमें बहुत बुद्धि का पता चलेगा कि अच्छा, आखिर उस समय के लोगों में भी इतनी तीक्ष्ण बुद्धि थी और वे इस प्रकार के निर्माण करते थे, कला के पारखे रहे थे। तो जरूर उसे बचाया जाना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे भविष्य के जो लोग हैं वो उन पुराने नगरों को देखे और समझे कि हाँ, हमारे जो पूर्वज थे वो भी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और उन्होंने इस प्रकार की संरचनाएं खड़ी की थी। उनका जीवन यापन ऐसा था, और उसकी पूरी इतिहास हमें पता लग पाएगी अगर हम उस पुराने नगरों का या पुराने सभ्यताओं की चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में जान पाएंगे। इसलिए उसको रखना जरूरी है, उसको प्रिजर्व करना जरूरी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वजों के स्मारकों को सुरक्षित रखें, और भविष्य में जो भी आगे हमारे जो भी आगे आएंगे, उन भविष्य के लोगों के लिए भी उनको सहेज कर रखें, ताकि वो भी जान पाए कि हमारे से पिछले अतीत काल में भी कुछ नगर थे, कुछ लोग थे, उनकी क्रियाकलाप ये थी, और हम उसको अपने साथ जोड़ पाएंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप जानेंगे। अब आते हैं टॉपिक में। इसमें एक हेडिंग है, इन नगरों की विशेषता क्या थी। इस हेडिंग को ध्यान रखें कि अब पूछ रहा है कि जो प्रथम नगर मिला उसकी विशेषता क्या रही थी, ये पूछ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको रोक के और यहाँ डिटेल में आपको यहाँ ले जाना चाहता हूँ। पहले मैप आप देख लें, मैप से आपको ज़्यादा, आप मैप देखेंगे तो आप ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। मैं आपको मैप पहले दिखाता हूँ। ओके, यहाँ देखिए, ये मैप है। इस मैप के अनुसार देखिए, यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मानचित्र थिन दिया उपमहाद्वीपीय के आरंभिक नगर। यहाँ मैंने आपको पिछले बताया था कि ये जो सिंधु नदी है, बेसिन है, सिंधु नदी के साथ इसके जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, हड़प्पा, ये जो 5 नदियाँ, जिसको पंच आब के प्रदेश में, जो पंजाब का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये देखेंगे तो इधर पाकिस्तान है, ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है, और ये गुजरात का, ये राजस्थान,
ये पंजाब का क्षेत्र है, फिर यहाँ जम्मू एंड कश्मीर है। इन क्षेत्रों में इस नदी का वर्णन है, ये पांचों नदियाँ, ये सिंधु नदी, और साथ साथ इन क्षेत्र में बसने वाले जो साइट्स है हड़प्पा कालीन, उसकी भी चर्चा की गई है। यहाँ देखिए गवड़ी वाला यहाँ पर एक जगह है, यहाँ कालीबंगा है, ये राखी गढ़ी है, ये जब साइट है ये सब राजस्थान में है। ये हड़प्पा है, ये पंजाब में पड़ेंगे। हड़प्पा का कुछ क्षेत्र ये भी है, हड़प्पा यहाँ पर भी है। ये देखिए मोहनजोदड़ो साइट, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ सुतका को है, यहाँ सुरकोटदा है। इस इधर देखेंगे सुतका गेंडोर, जो उसकी पश्चिमी साइड है, हड़प्पा की सबसे पश्चिमी साइड सुतका गेंडोर को माना गया, यहाँ पर है, इसमें फैल नहीं दिया गया, वो आगे चर्चा हम करेंगे जरूर। ये चौहंदरो है, ये धौलावीरा है, सुरकोटदा है, ये लोथल है। ये साइट्स है। अब देखिए आप, ये साइट जो है भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम में ये क्षेत्र में बसा हुआ है। और आपको मैं आगे जब पढ़ाएंगे इस सभ्यता के बारे में स्पेसिफिक, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो इसके जो बसावट है वो ट्रायंगल शेप में है, त्रिभुज के आकार में है। और इसकी उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु व पश्चिमी बिंदु की चर्चा आगे की जाएगी, वो इसमें आएगी। मैं इस मैप के माध्यम से आपको बस ये सिखाना चाहता हूँ कि मैप आप जरूर ध्यान रखेंगे। मैप अगर आपके दिमाग में है तो जब हड़प्पा से जुड़े हुए स्थल पूछेंगे एग्जामिनेशन में, तो आप ऑब्जेक्टिव में, तो आप उसको स्कैन कर पाएंगे कि हाँ ये क्षेत्र कहाँ है। कभी कभी क्या होता है कि क्षेत्र का नाम न देकर उसके बारे में स्पेसिफिक कुछ पूछ लेते हैं कि चौहंदरो में ये मिला है या लिपस्टिक कहाँ से मिली, इस टाइप के। तो आपको ये नंबर 1, 2, 3 करके क्वेश्चन दे देंगे। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, मैप देखा है, तो आप ये जरूर स्कैन करेंगे कि हाँ चौहंदरो तो इस रीजन में है, यहाँ पे है, तो आप उसको आप एक अंक उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आते हैं हम मैपिंग देखने के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने चर्चा की कि उस नगर के बारे में क्या, कि अब जो नगर थी उसकी विशेषताएं क्या थी। तो नंबर विशेषताएं क्या था, देखिए इन नगरों में कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में भेद किया गया था। कहने का अर्थ है कि हड़प्पा जो नगर है, या हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रथम नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसमें एक ही तो हड़प्पा तो एक स्थल है, उसके साथ बहुत सारे स्थल हैं, मोहनजोदड़ो है, चौहंदरो है, राखी गढ़ी है, कालीबंगा है। तो ये जितने जो क्षेत्र हैं, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इनके बारे में चर्चा की जा रही है कि उसके बारे में वो बता रहे हैं कि ये जो पूरे एरिया जो इस एरिया में बसे हुए हैं, उसमें क्या होता था कि 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित शहरों को किया जाता था। तो उसके भी कारण रहे होंगे कि क्यों उनको 2 या 3 खंडों में या स्तरों में विभाजित किया जाता था। वो सब बनावट उनकी ऐसे क्यों की जाती रही होगी, उस समय उसकी क्या जरूरत रही होगी, वो सभी सवालों का जवाब इसी से हमें मिलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाकों में था। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है बनावट में। पश्चिमी भाग जो है छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पूर्वी भाग रिहायशी होगा जो कि निचले इलाके में था। तो ये अब भेदभाव यहाँ शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि आरंभिक जो मानव थे, शुरुआत में उनके पास सरप्लस नहीं था, अधिशेष नहीं थी, तो वो क्या करते थे, मिल बांट के खाते थे। समाज में एक सामंजस्यपूर्ण समाज था, एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रही थी। लेकिन जैसे जैसे अधिशेष ज़्यादा होते जाएंगे, समाज में बहुत प्रकार का विभाजन होता जाएगा, चाहे भौतिक संसाधनों की पकड़ को लेकर हो, रहने सहने का तरीका हो, या जो भी हो, उसके माध्यम से कुछ न कुछ विभाजन होता चला जाएगा। आर्थिक क्रियाकलाप भी अपने आप को विभाजित करते चली जाएगी समाज में। तो ये देख के लग रहा है कि भवन निर्माण में भी जो रिहायशी इलाका बसाया जा रहा है, या जो उच्च वर्ग, जो यहाँ पर शासक वर्ग के लिए जो इलाका है, दुर्ग का जो बसावट है, इसको लेके चलना ये समझना है हमें कि ये विभाजन का 2 कारण हो सकता है। या तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो सकते हैं, दूसरा कि उसमें हो सकता है वर्ग विभाजन शुरू हो गया है, संपन्नता आ गई है जिससे इसका उपयोग हो रहा है। तो एक वर्ग के पास ज़्यादा संपन्नता है, दूसरी वर्ग तो प्रायः जो है जीविका के साधन अपने मतलब सिर्फ सरप्लस जीवन में वो खा पी कमा रहे होंगे, तो ये प्रजा होंगे। तो इसलिए इसको आपको ज़्यादा इस चीज़ पढ़ने के साथ आपको दिमाग चलाते रहना है कि आखिर कहीं भी अगर स्तरीकरण है तो उस स्तरीकरण का कुछ न कुछ वाजिब कारण रहा होगा, तभी किसी भी चीज़ में भेदभाव या स्तरीकरण किया जाता है। तो ये आपको जानना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1-2 बताया जा रहा है कि दो हिस्सों में विभाजित है। पश्चिमी हिस्सा छोटा है लेकिन ऊंचाई पर है, पूर्वी हिस्सा बड़ा है लेकिन क्या है, निचले भागों में है। आगे ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्सों का निचला नगर कहा है। दोनों हिस्से 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। उसकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। सोचिए उस समय ईंट जो बनाया जाता रहा होगा, उसमें उसका मटेरियल इतना मजबूत रहा होगा, या इतना रिच मटेरियल है कि आज तक 4700 वर्ष बाद भी जब खुदाई हुई तो ईंट जो थे वो नगर दुर्ग खड़ा था। इसका मतलब कि उसमें उसकी जो बनावट थी बहुत सही शैली में थी, और उसमें जो मटेरियल का प्रयोग हुआ कच्चा माल जो लगा होगा रॉ मटेरियल, वो
उम्दा किस्म के रहे होंगे, तभी भी इतने दिन तक यहाँ पर अभी भी खड़े रहे थे। फिर आगे बात हो रहा है, दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। चिनाई का मतलब हुआ कि आज भी देखेंगे जब सीमेंटिंग जो बोलते हैं, ईंट पर ईंट रखे उसको जो जोड़ा होता है मसाला भर के, तो वो इसलिए जोड़ा होता है कि दीवार में कहीं गैप ना हो और दीवार ज़्यादा मजबूत हो पाए। उस वक्त भी जो ईंट का चिनाई होता था, तो चिनाई में जो भी प्रयोग किए हुए गाड़े या चूना जिसका भी प्रयोग होता हो, उस समय जो मौजूद रहे होंगे सामग्री, उसका प्रॉपर प्रयोग करके इन्होंने बहुत अच्छे से चिनाई की थी ताकि दीवार ज़्यादा मजबूत हो सके और उनकी रक्षा हो सके। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा है, मैं यहाँ पर थोड़ा रेज करता हूँ। देखिए, खास तालाब का अर्थ है कि उसका कुछ न कुछ विशेष महत्व रहा होगा। इसी की चर्चा हो रही है कि उस वक्त क्या हुआ कि एक मोहनजोदड़ो जगह है, मोहनजोदड़ो आप कहाँ देख रहे हैं, ये रहा मोहनजोदड़ो, इसको ध्यान रखें, ये मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। कहने का अर्थ है कि स्नान की व्यू से इसको बनाया गया था और ये सार्वजनिक स्थानों पर था, तो इसका कुछ महत्व होगा, या तो आध्यात्मिक महत्व रहा होगा या स्नानागार कुछ दैवीय अनुष्ठान की ओर संकेत कर रहे होंगे। जो भी है, मतलब उसका एक विशेष महत्व है जो सभी समाज के लोगों के लिए बनाया गया होगा। इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। देखिए, इनको चारकोल की जानकारी है, इसका मतलब ये साइंटिफिक लोग हैं, इन्होंने चारकोल के बारे में इनको नॉलेज है, तो इन्होंने जो प्लास्टरिंग किया है वो चारकोल से किया है ताकि पानी न रिसे। और इसका खास ख्याल रखा है कि एक बार उसमें अगर स्नानागार में पानी भरा जाए तो वो रिसे नहीं, वो पानी जमा रहे। और एक बात और कि कुछ विशेष जो भी प्रयोजन होते होंगे उसके बाद कुछ दिनों में उस पानी को फिर बहा दिया जाता था और ताजे पानी का सोर्स में ताजे पानी उसमें भर जाते हैं रहे हैं। तो ये बात इस संकेत करती है कि इनको इन सब चीज़ों की जानकारी थी और ये इस पर भली भांति अपनी पकड़ रखते थे। फिर आगे बात करते हैं, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कमरे क्यों रहेंगे? कपड़े बदलने के लिए, पूजा पाठ के लिए, जो भी रहे हैं। सीढ़ियां दो तरफ से ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो पाए। एक और विभाजन हो सकता है कि दो तरफ सीढ़ियों का कारण रहा होगा। जैसे आज हम देखते हैं पूजन जहाँ भी होता है, मंदिर या कहीं भी हम जाते हैं तो उसमें दो तरह के सीढ़ी, एक जाने का एक निकलने का, या फिर एक विशेष वर्ग के लिए जैसे कि पुरुषों के लिए अलग लाइन, महिलाओं के लिए अलग लाइन, इस टाइप के यहाँ भी होता होगा कि जो इमारतें जो बनाई गई हैं, जैसे वहाँ भी स्नानागार से पहले जो नगर हैं तो उसमें भी वैसी संरचना बनाई गई होगी कि कुछ लोगों के लिए, विशेष लोगों के लिए उधर से आने का रास्ता है और सामान्य जन के लिए इधर से रास्ता है। इस टाइप का जो भी हो उस वक्त विभाजन यहाँ भी देखने को मिल रहा है। स्नानागार में भी हमको भौतिक विभाजन देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे बात करते हैं, इसे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। ये विशेष बात है कि नहाने के बाद या स्नान करने के बाद, जो भी करने के बाद पानी, ये इसमें कोई कहानी बताने की बात नहीं है, पानी गंदी जरूर हो जाते होंगे, तो पानी अगर गंदे हो गए पानी, तो उसको वहाँ से निकाल के फिर फ्रेश पानी, फ्रेश वाटर जो उसमें भरा जाना आवश्यक था। तो कोई भी प्रयोजन जो खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने पानी को निकाल के फिर नया पानी उसमें भर दिया। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। इसको भी ध्यान रखें, विशिष्ट नागरिक से क्या तात्पर्य है, आप हमें कमेंट कर बताएं कि उस वक्त विशिष्ट नागरिक कौन रहे होंगे, उनकी क्या क्रियाविधि होंगी, उनको विशिष्ट क्यों कहा गया है, ये आपके लिए एक सवाल है। और जब तक, जो भी मैंने इससे पहले भी सवाल किए थे, जब तक आप उसका जवाब या नहीं लिख के भेजेंगे तब तक मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने उसका जवाब नहीं लिखा तो मुझे पता नहीं चलता। हमको लगता है कि आपको जानते होंगे तो मैं भी उसको इग्नोर कर देता हूँ। लेकिन अगर आप पूछेंगे नहीं, आपने बताया तो सही है, और नहीं बताया तो आप जरूर पूछे कि सर आपने ये सवाल दिया था, मैं उसको नहीं बता पा रहा हूँ, तो मैं उसको जवाब देने का प्रयास जरूर करूँगा। इसका आप विशेष ख्याल रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं, इसी में आप हड़प्पा के बारे में, इसमें आगे क्या है देखिए। अब कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल की चर्चा हो रही है। तो कालीबंगा और लोथल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ ये रहा आपका कालीबंगा और ये रहा आपका लोथल। ये देखिए, लोथल ये है, ठीक है, ये लोथल है और ये रहा आपका कालीबंगा, ठीक है, ये राजस्थान में है और ये गुजरात के पास है। इसके बारे में हम क्या बता रहा है, तो कालीबंगा और लोथल के बारे में आपको बताया जा रहा है। अब आपको इतना पता है कि अभी फिलहाल आपको ज़्यादा साइट्स की जानकारी नहीं होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे इसी चैप्टर में 6 क्लास में ही या आगे 7th 8th 9th में कुछ ज़्यादा 1500 स्थल अभी प्रकाश में आए हुए हैं। और अभी भी बहुत सारे स्थल होंगे जिनकी खुदाई नहीं हुई होगी, या संसाधन के कारण न हुआ हो, या अनभिज्ञ रहे होंगे, जो भी है। लेकिन जैसे ही उसका पता चलेगा हमें उसकी संख्या अपडेट करने में देर नहीं लगेंगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। फिर यहाँ देखें कि अब बताया गया है यहाँ पर कि मैंने चर्चा की कालीबंगा और इसके बारे में।
तो यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि कालीबंगा और लोथल जो नगर है, अन्य नगर जो भी नगर है, इसमें अग्निकुंड मिल है। अग्निकुंड का अर्थ क्या है? अग्निकुंड का अर्थ है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ विशेष ऐसे प्रयोजन या कुछ विशिष्ट जो भी है यज्ञ हवन होते होंगे। अग्निकुंड का अर्थ ये है कि वहाँ पर पूजा या पद विशेष उपासना के कुछ ना कुछ तरीके रहे होंगे जो उनके द्वारा अपनाए जाते रहेंगे। तो वहाँ पर क्या क्या मिला ये ध्यान रखना है। कालीबंगा से और लोथल से या कुछ अन्य नगर भी है जहाँ पर अग्निकुंड मिला, जिससे संभव यज्ञ किए जाते होंगे। ये यहाँ जानकारी मिली है कि अग्निवेदी मिली है या अग्निकुंड मिले हैं, तो उसमें यज्ञ का प्रयोजन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले। भंडारगृह का मतलब है कि अनाज के बड़े बड़े गोडाउन मिलते हैं। तो गोडाउन क्यों रखा जाता है कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या अनाज सरप्लस हो गया तो अनाज सरप्लस को क्या करेंगे, वो भंडारित कर देंगे ताकि कभी कुछ आपदा हो जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उस समय इन भंडार गृहों से वो अनाज जो है, विशेष अनाज है, उसका उपयोग खाने में कर सकें। तो इसके लिए भी उन्होंने इसका उपयोग किया होगा। भंडार गृह बनाने का कारण क्या है? तो भंडार गृह हम आज भी अगर हम कहीं पर संग्रह करते हैं तो संग्रह कारण क्या है कि मुसीबत में उसका हम उपयोग कर सकें। यहाँ देखिए महास्नानागार का एक फोटो है, यहाँ आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये दो तरफ से उतरने के रास्ते यहाँ देखिए, इधर एक यहाँ से है, एक यहाँ से है, और ये देखिए कुंड है। यहाँ पर देखिए ये जो संरचनाएं है, ये पहले रूम हुआ करते थे, और यहाँ पर ये विशेष रूम है जो पूजा पाठ करने के लिए या कपड़ा बदलने के लिए जो भी हो उसका इस्तेमाल ये करते थे। और इस कुंड में पानी आता था और पानी से निकासी कहीं न कहीं साधन रहा होगा, और फिर प्रयोजन के बाद पानी को निकाल के फिर से पानी भर जाता रहा होगा। ठीक है, ये महास्नागार के अपने पिक्चर देख ली। ठीक है, अब देखिए ईंटों की चिनाई की फिगर देखिए। ईंटों की चिनाई का अर्थ है कि ये देखिए ईंटें हैं, ईंटे का चिनाई मतलब है कि यहाँ पर जो भी उस वक्त मौजूद है, चाहे चूना हो या जो भी डामर हो, इसके द्वारा ये क्या करते हैं, ईंटों की चिनाई करके इसको हम दीवार का एक रूप दे रहे हैं। ठीक है, अब ये फिगर आपने देखा, फिगर दिखाने से तात्पर्य है कि आप इस टॉपिक से कनेक्ट हो पाए। तो आपको मैंने महास्नानागार और अभी मैंने बताया कि इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा 4 की चर्चा की गई है। आप हमसे बताएंगे कि कालीबंगा और लोथल में क्या मिला है। ठीक है, अब यहाँ देखें, भवन, नाले और सड़कें। बताइए, अभी कोई भी अगर नगर है तो नगर की कुछ विशेष स्थिति होती है। नगर का क्यों कहा जाएगा? किसी को नगर कहने का कारण है कि नगर में सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। तो उसमें नगर है तो नगर में बनावट कैसा होगा नगर का, ये पूछा जाएगा कि नगर नियोजन कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की। उसके बारे में बताया कि भवन कैसे थे, नाले और सड़कें कैसे रहेंगे, इसकी चर्चा की जा रही है। इन नगरों में इसके हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात की जा रही है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। 1 या 2 मंजिले उस वक्त की जो इमारतें हैं 2 मंजिले हो रहे हैं। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था या स्नानघर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। उस वक्त जरूरत के हिसाब से घर के अंदर लगभग सारे संसाधन होने चाहिए थे। तो आप देख रहे हैं कि वो जो घर होता था स्नान घर, उसमें उस वक्त भी होते थे, और कि कुएं होती थी। कुएं होने का कारण क्या था कि पानी की कमी ना हो, पानी वहाँ पर्याप्त मात्रा में हो पाए। इसमें यहाँ देख रहे हैं घर 2 मंजिला होता था, कहीं कहीं 3 मंजिला ही मिले हैं, तो इसकी चर्चा आगे होगी जरूर, उसको उस वक्त हम देखेंगे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। देखिए, उस वक्त के नगर नियोजन की आज से अगर तुलना करेंगे, एक बार यूपीएससी में प्रश्न भी आया था, हड़प्पा सभ्यता स्मार्ट सिटी जो है उसको जोड़ के प्रश्न किया था, आपने देखा होगा। उसको यहाँ देखिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है 4700 वर्ष पहले की सभ्यता है, और वहाँ पर भी नाली जो आज भी देखेंगे कि नाला जो है सड़क के किनारे या सड़क के बीच में मेन होल खोड़े हुए एक सीध में होते हैं। मेन होल से क्या होता है, जब नाला भर जाए तो उसको हम मेन होल से फिर उसकी सफाई होती है, उस वक्त वही किया जा रहा है। और पानी आसानी से बह सके तो नाली में हल्का ढलान का कारण मतलब है कि पानी जमा ना हो पाए सड़क पे या गली में, वो पानी क्या होगा, बहते हुए क्या करें, ढलान की ओर चली जाए और वो नाला में गिर जाए, तो नाली में गिर जाए। ये चीज़ यहाँ भी की जा रही है। ठीक है, अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो आज भी होता है कि घर का जो भी नाली है वो मेन नाली में जो भी जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि घर अगर नहीं जोड़ेंगे तो घर में पानी भर जाएंगे। तो उसको वहाँ भी देखिए, उस समय भी ग्रिड पत्ती पर सड़क है, एक दूसरे को संपूर्ण का काट रही है, घर के नाली जो भी है वो मेन रोड में या मेन होल में जोड़े गए हैं, ताकि घर का जो भी गंदगी है, घर का नाला है या पानी जो इस्तेमाल किया गया पानी है वो मेन नाले में जाए, मेन नाले से फिर कहीं नदियों या जिस भी सोर्स में है वो छोड़ दिया जाए और वो साफ रहे। यहाँ देखिए, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे, बात एक ही है कि आपने एक बड़ा नाला, आज भी वही आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी नालियाँ बना के पहले गली या जो मोहल्ले हैं उसके सारे नालियाँ जो है एक उसी सड़क में मेन होल के पास जोड़ दिया गया, और फिर उसको बाद में एक बड़े सोर्स में नाले में छोड़ दिया, फिर बड़ा नाला कहीं नदी में जाकर उसको ड्रॉप कर दे रही उसको अब बढ़िया से ये करने के बाद। ठीक है,
तो ये चीज़ उस वक्त भी हो रही है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि आज से 4700 साल पहले उनको ये जानकारी थी, तो आज हमें है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उस वक्त के लोगों में भी उस सारे ज्ञान पद्धति विद्यमान थी जो आज है, नई बात नहीं है। नालों के ढके होने के कारण है जगह जगह पर मेन होल बनाए, अभी मैंने चर्चा की, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कि मेन होल का मतलब है कि अगर कोई नाला भर गया या नाला ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक नाले को अगर हम साफ न करेंगे तो फिर पानी ऊपर निकलेगा, पानी निकल के कहाँ जाके घरों में प्रवेश करेगा। उसके लिए मेन होल बनाया गया, और मेन होल में ढक्कन जो है, ढक्कन के जरिए क्या हुआ, नाला को साफ करने का काम चलता है, जो आज भी हम देख रहे हैं। जो भी है नगर निगम जो है, नगर निगम का जो टीम है सफाई वाला, सफाई कर्मी, आज भी सड़कों की सफाई, मरम्मत का काम, नालियों की सफाई आज भी वो कर रहे हैं। उस वक्त भी ये प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। ये चीज़ बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस वक्त के लोगों में ये सारे ज्ञान थे कि हमें सड़कों का कैसे, सड़कों को कैसे साफ रखना है, नदी नालियों इत्यादि को कैसे साफ करना है, घर में जो पानी यूज हो गया उसको बहाने का क्या तरीका होना चाहिए, और मरम्मत के साथ साथ पूरे घर की सफाई से लेकर सड़कों की सफाई, उस एरिया की सफाई और उसकी आर्थिक क्रियाविधि, सारे चीज़ उन्होंने बहुत ही प्लान वे में बनाया था, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उस समय के लिए। जो तत्कालिक समय था उसमें उन लोगों ने इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई, और तभी तो उन्हें हम आरंभिक नगर की संज्ञा दे पा रहे हैं, और उसके बारे में आज अध्ययन कर पा रहे हैं, जो हमें अवशेष मिले हैं। फिर यहाँ देखिए, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। अब देखिए, दो सवाल हो गया। पिछले अध्याय में क्या घर कैसे थे? खर पतवार इत्यादि के घर बनाए गए थे, जो बांस उस या जो उस वक्त जंगल की लकड़ी है उससे उन्होंने एक झोपड़ी नुमा घर बना लिया, या कंदराओं में रहते थे। अभी के घर क्या है? अभी पक्की ईंटों के या कच्ची ईंटों के घर बनाए जा रहे हैं, और उसको डिजाइन में बनाया जा रहा है। तो अंतर क्या है? अंतर बहुत ज़्यादा हो गया। उस वक्त प्लानिंग करके नहीं बनाया जाता था, आज घर प्लानिंग करके बनाए जाते थे। उस वक्त की जीवन प्रणाली उतने विशेष नहीं थे, वो सिर्फ बस भोजन, रोटी, कपड़ा और आश्रय की तलाश में थे। अब क्या है, विशेष ज़्यादा है, वो भंडार भी कर रहे हैं और कुछ विशेष प्रयोजन के साथ जी भी रहे हैं। तो यही सारे अंतर हैं। दो अंतर आप खुद ही बता सकते हैं, तो इसको आप खुद से भी कर लेंगे। मैं ऐसा कर रहा हूँ आपसे। अब देखिए नगरीय जीवन। अब आपसे सवाल मैं करूँगा कि नगरीय जीवन की क्या मतलब, नगरीय जीवन के बारे में आप क्या जानेंगे? कोई अगर पूछे कि नगरीय जीवन कैसा होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि नगरीय जीवन में क्या क्या ऐसी समानताएं होती है, नगरीय जीवन में क्या क्या ऐसे विशेष अलग चीज़ क्या है। जैसे ग्रामीण जीवन, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण जीवन किस प्रकार का है, ग्रामीण जीवन नगरीय जीवन की तुलना करेंगे तो आप क्या बताएंगे, ग्रामीण जीवन कैसा है और नगरीय जीवन कैसा है? तो यहाँ बोला नगरीय जीवन। आज नगरीय जीवन बताइए, आज नगरीय जीवन में आपके पास क्या क्या संसाधन मौजूद है, नगरीय जीवन की क्या एक्टिविटी है, नगरीय जीवन को कंट्रोल कौन करता है, नगरीय जीवन की विशेषताएं क्या होती है, कब कहेंगे कि हम नगरीय जीवन में जी रहे हैं। तो इस टाइप के सवाल हैं जो आपको पता है कि नगरीय जीवन, तो नगरीय जीवन जो होते हैं प्लान वे में होते हैं, उनको प्लानिंग से बनाया जाता है। और ग्रामीण जो समाज है या ग्रामीण परिवेश है या किसान लोग हैं, नगरीय जीवन की पूर्ति करते हैं प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्ष रूप से। तो नगरीय जीवन को प्लानिंग बेस से बनाया जाता है। वहाँ पर मुख्य सड़कें, नाले इत्यादि का बहुत अच्छा सामंजस्य होता है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य संबंधी जो भी ये हैं, सारे चीज़ वहाँ पर मौजूद होती है। भौतिक सुख सुविधाओं का माल भरा होता है। और वहाँ पर क्या होता है कि जीवन यापन के लिए आपको सिर्फ संसाधन आपके पास हो, आप जीवन यापन अच्छा तरह से कर पाएंगे। और सभी एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, मतलब कि हमें उनके हम उसके आर्थिक क्रियाकलाप पर अपने आप को डिपेंडेंट किए हुए हैं। हमें उनको पैसा देना है, हमें उनको आर्थिक तौर पर मजबूत करना है, हमें उनको सहायता देनी है, और उसके बदले हमको सेवा देंगे। तो नगरीय जीवन क्या होता है, सेवा आप ले सकते हैं, आप उसके बदला कुछ आपको पेमेंट करने होंगे। उस वक्त के जीवन में नगरीय जीवन क्या है कि नगर जीवन में घर एक साथ बनाए जा रहे हैं, गली कुची सब बनाया जा रहा है, नगर के लोग साथ रह रहे हैं, तो नगर का सामंजस्य है। और नगर की सफाई के लिए एक अलग टीम बनाई गई है, नगर का रख रखाव एक अलग एक निर्देशित संस्था कर रही है। इस प्रकार का नगरीय जीवन उस वक्त भी है और आज भी है। यही सब आपको बात जाननी है। यहाँ देखिए, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। क्यों? क्योंकि इस हड़प्पा नगर को देख के ऐसा लग रहा है, इसके बनावट को देख के लग रहा है कि वहाँ पर हलचल रही होगी, तभी तो कि आबादी ज़्यादा है, तभी तो उन्होंने क्या किया, आबादी को बढ़िया से, सभी आबादी को अच्छी तरह से जीवन मिल पाए। तो आबादियों को अगर ज़्यादा हुलचुल, ज़्यादा आबादी हो जाएंगी तो वो अव्यवस्थित तरीके से रहेंगे। इसलिए क्या उन्होंने व्यवस्थित तरीका अपनाया कि सारी आबादी को इसी शहर में एक प्लान वे में बसा दिया जाए, ताकि शहर में गंदगी भी ज़्यादा ना
फैले और व्यवस्थित तरीके से जीवन यापन हो पाए। आज भी हम यही करते हैं, आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार क्या करते हैं, पहले क्या होता था कि आबादी कम थी तो लोग घर बना के एक तले बना के छोड़ देते थे, और जब आबादी बढ़ रही है, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही है, तो घर पर अब 2 तल्ला 3 तल्ला 3 मंजिले 4 मंजिले 5 मंजिले इस प्रकार क्या करते हैं कि हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, ताकि हम एक बड़ी आबादी को एक विशेष क्षेत्र में पूरी मूलभूत सुविधाओं के साथ हम बसा सकें। उस वक्त भी वही हो रहा है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। क्यों? अगर प्लानिंग नहीं बनाएंगे तो नगर नहीं बना पाएंगे। आज भी आप कुछ करेंगे उससे पहले आप प्लान बनाते हैं। जैसे आप पढ़ना है तो आपने प्लान बनाया कि आज हमें क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, टाइमिंग बनाते हैं जिसको बोलते हैं रूटीन। रूटीन के साथ आप ये तय करते हैं कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। इस टाइप के उस वक्त भी हो रहे हैं कि जो नगर बनाया रहा है तो उसके लिए एक विशेष संस्था रही होगी, और संस्था का काम क्या था कि प्लानिंग करते रहते थे कि किस प्रकार नगरीय सभ्यता को हम इस सभ्यता को, इस जगह को साफ सुथरा रखें, और किस प्रकार इसको हम अच्छे तरीके से इसको हम निवेशित कर पाए, और कम ज़्यादा आर्थिक रिस्क में ना हो पाए, कम संसाधन में अच्छी तरह से हम इस शहर को बसा पाए। तो उसका टीम अलग काम, जैसे आज भी नगर निगम का क्या है कि नगर में सफाई रखना है, नगर में कानून व्यवस्था को अच्छी तरीके से सुचारू तरीके से चलाना है। इस टाइप के उस वक्त भी होती एक संस्था रही होगी जो दिन भर उसी योजना में जुट रहते थे। ये संभवतः क्या करते हैं यहाँ के शासक थे। शासक मतलब कि जिसके अंदर में नगर होगा, नगर की योजना की पूरा जिम्मेदारी या नगर वासियों की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के पास होगा, क्योंकि उनको उसके लिए उनको टैक्स मिलता होगा या उनको नगर वासियों की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता होगा। अगर वो शासक है तो उनकी जिम्मेदारी बन रही है कि वो अपने अधीन लोगों को की रख रखाव या उनके देख रेख, उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मेदारी अपने अंतर्गत ले, चाहे वो खुद से करे या एक कमेटी बना के करे। यहाँ देखिए, यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुल पत्थर और अनुपयुक्त चीजें मंगवाते थे। ठीक है, ये भी एक बात है। देखिए, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीजों का अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। कहने का अर्थ है कि शासक वर्ग जो है, जो उस नगर पर नियंत्रण कर रहे हुए हैं, उनकी विशेषता ये रही होगी कि अपने आप को अलग रखने के लिए वो आभूषण, मनके इत्यादि उस वक्त पहनते होंगे। जैसे आज भी देखेंगे कि हम किसी संस्था में या किसी इसमें पदानुक्रम होता है, सर्वोच्च पद, फिर उसके अधीनस्थ कर्मचारी इस टाइप का, तो सोपान के क्रम में उनकी रख रखाव बनावट। उस वक्त शासक लोग हैं वो भोग विलास से जीवन जी रहे होंगे, और जो जन सामान्य थे वो अपने निवेशित जीवन जी रहे होंगे, जो अपना जीवन का निर्वाह कर रहे होंगे, रोटी कपड़ा मकान की उनकी पूर्ति हो रही होगी, और सुरक्षा का जिम्मेदारी शासक वर्ग का होता होगा। शासक वर्ग को उनसे टैक्स लेते होंगे, चाहे स्वैच्छिक रहा हो या लगाया गया रहा हो राजकीय। इस प्रकार शासक वर्ग जो भी बनाते होंगे, जो लिपिक होंगे, लिपिक क्या करता है, हिसाब रखता है चीज़ों की, जो भी सामग्री है उसका हिसाब रख रहा है, रख रखाव का, टैक्सेशन का, नगर का पूरा उनका जिम्मेदारी लिपिक के हाथों में होता होगा, वो उसको रखते होंगे। मुहर या लिपिक करते व्यापार अगर कर रहे हैं उस वक्त अगर नगरवासी व्यापार कर रहा है तो अपने सामान को कहीं दूसरे नगर में बेच रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मुहर का प्रयोग करेंगे ताकि इससे पता चल पाए कि हमारी सामग्री है। तो ये एक तरीका है, एक वे है जिसके द्वारा ये संसाधनों का आदान प्रदान करते रहे होंगे और नगर का विकास या नगर की जीविका चल पा रही होगी। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। ये सब होंगे में याद रखें, संभवतः ये होंगे में है, मतलब हम उनका अध्ययन करके प्रकृति अनुमान लगा रहे हैं कि इस प्रकार की चीज़ें होती रही होंगी। फिर आगे है, लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपभोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने के खिलौने मिले हैं जिन पर बच्चे खेलते होंगे। कहने का अर्थ है कि अगर हम व्यापार व्यवसाय करेंगे तो हम एक क्षेत्र से दूसरे जगह पर गमन करते हैं। उस क्रम में क्या होता है कि हम अपनी चीज़ें वहाँ बेचते हैं, वहाँ के संस्कृतियों को जानते हैं, वहाँ के लोगों का खान पान, वहाँ की कहानियाँ कुछ अलग रहती होंगी, वहाँ के देवी देवता अलग रहे होंगे, उनकी जानकारी हमें मिली, हम उसकी चर्चा करते हैं। वहाँ जो मूर्तियाँ मिलती होंगी, वहाँ अलग प्रकार के जो बनावटें, मुझसे कुछ हम सीख पाते होंगे, उनको कुछ हम बता पाते होंगे। इस तरह की यहाँ पर संस्कृतियों का आदान प्रदान की चर्चा की गई है जो उस वक्त हड़प्पा सभ्यता में हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए, अब ये देखिए, एक मोहनजोदड़ो में देखिए ये नाला है, मोहनजोदड़ो की सड़क, उसमें बना नाला। देखिए सड़क है, सड़क के साथ ये नाला है, ये सड़क है, मेन सड़क में नाला है। देखिए नाला, ये सड़क की बनावटें, ये कुआं है। ठीक है, ये कुआं है और मोहर बनाए गए हैं। देखिए ये मोहरे हैं। ठीक है, इसमें देखिए यूनिकॉर्न जो है वो है, ये मोहरे हैं उस वक्त की। या यहाँ पर देखिए उपमा में पाया गया लेखन क्या है, यहाँ देखिए ये सब की आपको ध्यान से इसको देखना होगा। ये इस टाइप का जो है, यहाँ पर पक्की दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, देखिए खिलौना है। तो खिलौना से आपको क्या लग रहा है, उस वक्त जानवर जो रहे होंगे उसी जानवरों को उन्होंने देख के ये खिलौना बनाया होगा। एक राइनासोरस गेंडा का ये खिलौना है। तो ये हमको इससे पता चलता है कि उस वक्त के जो लोग थे उनके साथ, उनके सामने इस प्रकार के जानवर
मौजूद रहे थे, तभी तो उन्होंने क्या किया, इस प्रकार की रचनाएं की, या जो भी उस वक्त कलाकृतियाँ हमें मिल रही हैं, जो भी उस वक्त हमको कलाएँ हमको जो भी उस वक्त निर्देशित की जा रही हैं, कलाएँ का निरूपण, जो भी कला का निरूपण हो रहा है, उस समय जो मौजूद जानवर थे उन्हीं के आधार पर आज भी जो हम देखते हैं उसी का तो हम अनुसरण करते हैं, उन्हीं चीज़ों की तो चर्चा करते हैं। देखिए पत्थर के बाट, ये देखिए बाट मतलब नाप तोल की पत्ती शुरू हो गई। बाट देखने से लग रहा है कि नाप तोल की पत्ती शुरू हो गई है, मतलब कि अधिशेष जो ज़्यादा है वो क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको बाटर सिस्टम कहते हैं, उस वक्त शुरू हो गया है। अब बाट को बनाया गया है चट, उस वक्त बाट क्या रहेगा, चट पत्थर से बनाया जा रहा है। इसके साथ बहुमूल पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया हो। देखिए कोई भी चीज़ मानक के तौर पर तो कुछ होना चाहिए, ऐसे तो हम किसी को नहीं दे देंगे। तो इसमें एक पत्थर का बनाया गया बाट, और इसी के हिसाब से क्या कर रहे हैं, उसका वजन के आधार पर मानक ये बेच रहे हैं। एक बाएं मनका है, इनमें से कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थर एक कार्निलियन प्रकार होता है। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच मनके क्या है, उस वक्त आभूषण हो गए। ये पत्थर को डिजाइन करके उसमें बीच में छेद करके उसमें हम धागा या कुछ पिरो के वो पहनते थे, ठीक है, माला बना रहे थे। यहाँ फलक की बात की जा रही थी, कढ़ाई वस्त्र हो गया, व्यक्ति की पत्थर बनी मूर्ति, जो मतलब उस वक्त जो है कढ़ाई वस्त्र का जो वस्त्र मिल रहे थे, इससे क्या पता चल रहा है कि लोगों ने वस्त्र बनाना और वस्त्र पर चित्रकारी करना शुरू कर दिया है। मतलब लोग कला को प्रश्रय दे रहे हैं, और राज्य भी कला का प्रश्रय दे रहा है, तभी तो इस प्रकार की बनावट बना रहे हैं और इस प्रकार की रचनाएं बना रहे हैं, और तो ये संपन्नता की ओर ले जा रही हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए एक मनका से बना वो उस वक्त का हार है, ठीक है, इस टाइप के ये जो हैं ये हमें मिले हैं उसे, उसमें हड्डी का आभूषण है, इस प्रकार का जो रचना है। तो ये उस वक्त जो धनाढ़ लोग होंगे उस वक्त के वो पहनते रहे होंगे, तो उनके आभूषण का, जैसे आज हम सोना चांदी या उसके मिले गहने पहनते हैं, उस वक्त ये मतलब वेशभूषा में शामिल रहे होंगे, ठीक है। नगर और नए शिल्प, अब देखिए नगर जब है तो नगर में तरह तरह के शिल्पकार होंगे, तरह तरह के शिल्प का उदय हुआ होगा। बाहरी क्षेत्र के लोग वहाँ पर आके अपने सामान बेचते होंगे। तो चूंकि भौतिक सुखों की प्राप्ति वहाँ पर हो रही है, भौतिक वस्तुओं का मांग ज़्यादा हो, जैसे आज भी नगर में क्या होंगे, तरह तरह के जो वस्तुएं आते हैं नए नए प्रकार के वैरायटी के, तो लोग जो संपन्न वर्ग है उसको खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं, ठीक है। इस प्रकार उस नगर में भी जो संपन्न लोग हैं वो इसको पहन रहे हैं। आओ कुछ हम इसके बारे में चर्चा करें, ऐसे चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई, इन नगर से मिला है। प्रत्नविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातु से बनाई गई थी। अब देखिए यहाँ ध्यान, प्रस्तर भी है, पत्थर भी है, शंख उस वक्त जो मौजूद थे समुद्र में वो, तांबे, कांसे, सोने, चांदी, ये सारे जो द्रव हैं उनकी चर्चा वहाँ पर उनको वो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने बात है कि सोना और चांदी जो प्राप्त हो रहा है, सोना चांदी बहुमूल्य धातु है, तो उससे क्या हो रहा है, वो गहने और बर्तन बना रहे हैं। बाकी कांसा का औजार, तांबे का औजार, क्यों, कटाई करने के लिए या खेत की जुताई करने के लिए या शस्त्र के रूप में अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो किया जा रहा है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु है मन के बाट और फलक। ये जो मन के बाट और फलक की आपकी मैंने चर्चा की कि ये आकर्षक क्यों है, क्योंकि उनकी बनावट संरचनाएं बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, ठीक है। और यहाँ देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले। जानवरों के चित्र क्यों मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त जो जानवर मौजूद है उनका उन्होंने उकेरन कर दिया उस प्रस्तर पर, उस बाट पर। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बर्तन क्यों बनाएंगे, बर्तन उपयोग की चीज़ें हैं, उसमें खाने पीने का सामान या बच्चे का सामान रख रहे हैं। यहाँ देखिए एक उस वक्त की मूर्ति मिली है, देखिए इस मूर्ति में देखिए संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास आप जिसे कपड़ा बनाते हैं कि खेती होती थी, ऐसा माना जा रहा है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। कहने का अर्थ है कि अगर मेहरगढ़ में या उस मेहरगढ़ को बताया था कहाँ था, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है मेहरगढ़, तो वहाँ पर कपास की खेती, तभी तो वस्त्र बनाया जा रहा है। वस्त्र के साथ साथ उस समय हम देख रहे हैं कि चांदी के फूलदान है, तांबे की वस्तुएं हैं जो चिपके हुए हैं। मतलब है कि चांदी, तांबा, सोना इत्यादि का प्रयोग उस वक्त किया जा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं उसको दैनिक उपयोग में ला रहे हैं, चाहे वो सजावट के रूप में हो, चाहे वो खान पान में शामिल रहा हो, चाहे हम उसको पहनने के रूप में लाया हो, आभूषण के रूप में हो, वो उन चीज़ों की प्रयोग हमेशा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक जो मानव थे, उससे पहले जो मानव थे वो सिर्फ और सिर्फ भोजन और खाद्य संग्रह तक थे, लेकिन अब जो है मानव क्या कर रहे हैं, उनको अब जो है वो भौतिक कला की ओर उनका आकर्षण हो चुका है, क्योंकि अब विशेष की प्राप्ति उनको हो रही है। यहाँ देखिए
ये जो मूर्ति है इसके बारे में बताइए। ये जो मूर्ति यहाँ से मिला है, देखिए इस मूर्ति की बनावट देखिए। इस मूर्ति में क्या है, देखिए दाढ़ी का कितना अच्छा दाढ़ी उकीड़ा गया है। मतलब ये मूर्ति के साथ मूर्ति में तरह तरह का फूल बना के सजावट किया हुआ है। मतलब वो प्रस्तर पर ये कला को निरूपित कर रहे हैं। मतलब उनके पास समय है और शिल्प कला का उदय हो चुका है, शिल्पकार लोग हैं और वो इस प्रकार के मूर्ति बना रहे हैं। ये भी किसी न किसी समाज का कोई ना कोई पद रहा होगा जिसकी इन्होंने मूर्ति बनाई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त पहले नगर के साथ ही इन्होंने इन चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया है और नगर विकास में, नगर के निर्माण में या विकास में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ देखिए इस अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। क्यों विशेषज्ञ, मतलब कोई विशेष ज्ञान, उस क्षेत्र में वो दक्ष रहे होंगे तभी उन्होंने उनका निर्माण किया होगा। यहाँ देखिए जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए स्पेशल बुलाए जाते होंगे और उन्होंने प्रशिक्षण लिया गया होगा उनके द्वारा, ठीक है। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर गुणों पर पच्चीकारी करना, मतलब पिक्चर जानी। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया। जो मैंने आपको मूर्ति दिखाया उसके बारे में चर्चा की जा रही है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। विशेषज्ञ मतलब कि उन्होंने उनका जीविका जो है वो सिर्फ कला के क्षेत्र में ही है, कला से ही वो कमा रहे हैं, वो मूर्ति बना रहे हैं, वो मनुष्यों का निर्माण कर रहे हैं और उनसे जो उनको प्राप्त हो रही है उसके आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए उनको विशेषज्ञ बोला गया। वो सारे काम नहीं कर रहे, किसी एक पेशा को अपना लिया उन्होंने और उसके आधार पर उनका जीवन यापन हो रहा है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर क्यों महिलाएं ही, शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। क्योंकि यहाँ इतिहासकार ने सीधे बता दिया है कि हमें ये पता नहीं है कि पुरुष और महिला दोनों थे या सिर्फ पुरुष ही करते थे, इसकी जानकारी इनको नहीं है, अनभिज्ञ हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि हो सकता है संभवतः दोनों व्यक्तियों का उसमें दोनों का योगदान रहा होगा, ऐसा उन्होंने चर्चा किया है। तो आप ये मान के चले उस वक्त के समाज में दोनों जो पुरुष महिला है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। फेंस है, यहाँ फेंस से बनाया गया एक चीज़ है। यहाँ देखिए पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम से, देखिए फेंस बनाने का अर्थ है कि उनको केमिस्ट्री के नॉलेज उनको है। मतलब वो जानते हैं कि किस अनुपात में किस दो तत्वों को मिलाएंगे तो एक नया तत्व हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए फेंस का निर्माण इसी की ओर दर्शा रहा है कि इन्होंने कृत्रिम से तैयार किया है। जैसे बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, जिस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेंस से मन के चूड़िया, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस का निर्माण हो गया तो फेंस क्या है, चटकीली कलर है उसमें। चटकीली कलर मतलब रंग उसमें भरा जा रहा है तो वो दिखने में आकर्षक चमकीले रहे होंगे। और एक बहुत बड़ी उस वक्त एक तरह से एक विकास है कि उन्होंने किसी भी दो पदार्थों को मिला के एक नया पदार्थ का निर्माण करना सीख लिया है। इन्होंने रसायन विज्ञान के इनको ज्ञान हो चुका है, तभी तो कृत्रिम रंग का प्रयोग करके ये फेंस का निर्माण कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस समय के लोगों के नज़र में, या उस समय के लोगों द्वारा ये कम बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए कच्चे माल की खोज में, कच्चे माल की खोज इनको कच्चे माल कहाँ से, कच्चे माल का उपयोग विशेषता क्या होता है, कोई भी हम सामग्री बनाएंगे उसके लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता है। कच्चे माल के आधार पर ही, कच्चे माल के द्वारा ही हम उसमें कुछ नए नए प्रकार के भौतिक उत्पाद तैयार करते हैं। तो कच्चे माल अगर स्थानीय लेवल पर उपलब्ध है उन्हें, तो स्थानीय लेवल से जो कच्चे माल है उनको तराश कर उन्हें कुछ बना लिया होगा। लेकिन जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है वो क्या करते थे, कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र से आयात करके या अपनी सामग्री उनको निर्यात करते थे। वहाँ से जो सामग्री उपलब्ध है उनको आयात करके उन्होंने सामग्रियों का निर्माण किया है। यहाँ देखिए कच्चा माल पदार्थ को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं से अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। लकड़ी आपको पेड़ से मिल जाएगा। प्राकृतिक रूप से अयस्क जो है, लौह अयस्क जो मिलता है पृथ्वी में पत्थर के रूप में, जिसको बाद में निष्कर्षण करते हैं, वो हमको मिल जाएगा। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है, सूत बनाया जाता है, सूत से कपड़ा तैयार होता है, फिर उसको रंग देते हैं तो कृत्रिम रेशा में रंगाई का काम हो गया, तो वो भी एक अलग प्रकार का पेशा है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें कहाँ वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ को दूर से या सुदूरवर्ती क्षेत्र से आयात करते थे, क्योंकि जो स्थानीय लेवल पर मौजूद है उनसे वो उतना अच्छा निर्माण या उतना अच्छा कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे क्षेत्रों से भी आयात करके सामग्री आयात किया और अपने जिस क्षेत्र में उत्पादन होता था उनको उन क्षेत्रों में निर्यात किया। मैंने बताया ना कि जो स्थानीय लोग मौजूद हो तो है ही, हो सकता है जो यहाँ मौजूद हो उस क्षेत्र के लोगों के लिए वो उनके लिए नहीं मौजूद रहा हो, तो उन यहाँ से इन सामग्रियों को वहाँ मंगा लिया और वहाँ जो मौजूद सामग्री है जो वहाँ पर सरप्लस है उनको इनको दे दिया। इस प्रकार दोनों का काम चल गया, दोनों में कला का विकास हो गया। इसको हम आदान प्रदान की क्रिया करते हैं और इसके द्वारा इन्होंने क्या किया, एक नए प्रकार की रचनाएं करना शुरू कर दिया। देखिए
ये एक उसका बुलेट कार्ट है, मतलब कि देखिए ये 2 चक्का के साथ निर्मित है, एक बैलगाड़ी टाइप का संरचना है। इससे खिलौना है, लेकिन ये पता चलता है कि उस वक्त ये जरूर उपयोग में रहा होगा, तभी तो लोगों ने इसका रचना किया। और ये देखिए यहाँ पर ये बताता है कि उस वक्त मालगाड़ी के रूप में या सामान ढोने के रूप में हम इसका उपयोग करते थे। यहाँ देखिए एक लिपि बनाया गया है, पट है, पट पर कुछ रचनाएं बनाई गई हैं। यहाँ देखिए चील है, गरुड़ है, ये बोट है, बोट में इस प्रकार की चित्रकारी की गई है। तो ये समुद्र से यात्रा का ये सूचना दे रहा है कि समुद्र यात्रा उस वक्त हो रही है, समुद्र से का प्रयोग करके व्यापारिक मार्ग के द्वारा ये व्यापार कर रहे हैं, इसकी जानकारी है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इसके बारे में चित्र से देख के पता। एक तो ये हो गया स्थल मार्ग से, ये समुद्र मार्ग से ये हो गया। इनका प्रयोग करके देखिए उस वक्त की जो भी कलाकृतियाँ हमें मिली है, या उस वक्त जो भी हमें जो भी चित्रकारी मिली है, या उस वक्त का जो भी हमको सामग्री मिला है, किसी भी स्थल से मिला हो, तो वो ये बता रहा है कि उस वक्त इन चीज़ों का प्रयोग होता रहा होगा। और सामग्री की बनावट या सामग्री को देख के हम ये जरूर माना सकते हैं कि सामग्री का प्रयोग कहाँ हो रहा है, क्योंकि प्रयोग में सामग्री है तभी हम उसकी चित्रकारी कर रहे हैं, उसकी हम उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि उन वक्त लोगों के लिए कि उन्होंने इन समुद्र पर, स्थल पर इस पर कंट्रोल कर लिया है और ये काम कर रहे हैं। यहाँ देखिए हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान, जो राजस्थान में आज भी खेतरी जो जगह जानते हैं, वहाँ से तांबा आज भी आयात होता है। तांबा बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबा का वहाँ खान है, तो वहाँ अभी भी ये देखिए कि वहाँ से क्या इन्होंने मंगा रहा है। इन्होंने राजस्थान से क्या मंगा रहा है, इन्होंने राजस्थान के खेतरी से तांबा, ठीक है, तांबा ये आयात करते हैं, ठीक है, हड़प्पा के लोग, ठीक है। फिर यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान आप मैप में देख लेंगे, तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयातित आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया, सब एक रूट में ही है, स्थल मार्ग से जुड़े हुए हैं। तो ये इन चीज़ों को मिला के नया नया चीज़ बना रहे हैं। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक को बहुत पता, आज भी देखें कर्नाटक में गुलबार्गी कुलगाड़ी जो खान है, वहाँ पर आज भी पत्थर मिल रहे हैं, सोना मिल रहा है। ईरान अफगानिस्तान से इत्यादि से किया जाता था। तो अब देखिए कि मैप देखिएगा, तो मैप में आप देखेंगे कि इंडिया के साथ साथ ये जो यहाँ पर इंडिया है, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये ईरान, इस प्रकार के यहाँ जो ईरान, ये सारा जो क्षेत्र है ये स्थल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है, पहाड़ी है। कुछ जो क्षेत्र है समुद्र मार्ग से भी जुड़े हुए हैं। तो इन स्थलों से आदान प्रदान स्थलीय मार्ग द्वारा यहाँ से कच्छ अपहरण के द्वारा यहाँ आप देख रहे हैं कि बोट के द्वारा ये आयात निर्यात कर रहे हैं, वहाँ से उपलब्ध सामग्री मंगा के और अपना काम चला रहे हैं, और यहाँ के जो भौतिक संसाधन वहाँ पर बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है उस समय के लोगों के लिए कि उन्होंने इन चीज़ों को पकड़ लिया है। और आयात निर्यात तभी किया जाता है जब अधिशेष की उपस्थिति रहती है। आपके पास अधिशेष नहीं है तो आप आयात निर्यात में रुचि नहीं लेंगे, आपके पास अधिशेष है तभी आप निर्यात करेंगे। ये एक आप जनरली ये कोई भी जान रहा है, ठीक है, आप भी जानते होंगे। अब यहाँ देखिए इससे पूछा गया हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो किन साधनों का प्रयोग करते हैं, एक तो स्थल मार्ग में क्या होगा, तो बैलगाड़ी, मैंने बताया ना पशुपालन शुरू कर दिया है। तो पशुपालन में जो बुल जो है, बैल जो है या भैंसा गाड़ी का प्रयोग क्यों करते होंगे, तो काट के रूप में। वो क्या करते हैं, पहिया का आविष्कार हो ही चुका है, तो क्या करते होंगे, बैलगाड़ी, काट इत्यादि के जो होता है उनका उन्होंने जानवरों पर नियंत्रण सीख लिया है। उसके द्वारा वो जो लद्दू जानवर होते हैं उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, यातायात कर रहे हैं, उनके द्वारा सामग्री लाद के दूसरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं और वहाँ के सामग्री लाद के ले आ रहे हैं। फिर क्या हुआ, जहाँ स्थलीय मार्ग है वो तो चल गया, जो नदी मार्ग है या समुद्र का मार्ग है उसके लिए उन्होंने नाव बनाना सीख लिया है। नाव समुद्र पर कंट्रोल उनका हो गया, मतलब समुद्र में जानते हैं कब टाइड आता है, कब उसमें लहरें उठती हैं, कब शांत रहता है, किस मार्ग से जाना है, कैसे जाना है, दिशा सूचक के अंदर के मतलब उन्होंने हवाओं पर नियंत्रण पा लिया है। हवा पर नियंत्रण का सेंस है कि उनको पता है कि हवा का रुख किस तरफ है तो नदी उस तरफ बहेगी, या पानी का रुख कैसा है या किस प्रकार हम इस पर कंट्रोल करेंगे। उन्होंने धीरे धीरे रहते रहते सीख लिया और उन्होंने क्या किया, उसका उपयोग अपने यातायात के रूप में, अपने संसाधन आयात निर्यात के रूप में उन्होंने करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की बात की जा रही है, तो बताइए कि नगर में जो लोग रहेंगे वो कहाँ भोजन के लिए, आज भी जो नगर में लोग हैं वो किस पर डिपेंडेंस है, ग्रामीण क्षेत्र पर डिपेंडेंसी रहती है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो अनाज उत्पादक कृषक होते हैं, कच्चा माल भी वही दे रहे हैं और खाने के लिए जो भोजन है वो भी दे रहे हैं, और उसके बदले क्या करते हैं, शहर से क्या रह जा रहा है, तो शहर से वस्तुएं खरीद के वो ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, उस वक्त भी लोग गाँव में रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता था कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। इन क्षेत्रों के जो लोग हैं सिर्फ नगर में ही नहीं है, नगर के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो उत्पादन में लगे हुए हैं, पशुपालन कर रहे हैं। और नगर के लोगों को जो ज़रूरत की सामग्रियाँ है, जो उनको भोजन चाहिए, भोजन की उपलब्धता रहा हो या जो भी चीज़ मौजूद है, तो आज भी देखेंगे शहर में क्या हो रहा है, दूध
की खपत जो है ग्रामीण क्षेत्र से दूध या अनाज जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान उगाते हैं वो शहर में हमें मिल रहे हैं और हम उसको खरीद के खाते हैं। उसके बदला वो क्या करते हैं, हमसे कुछ पैसा कमा रहे हैं और बीच में जो बढ़िया वर्ग है वो क्या करता है, इन आयात निर्यात के बीच में एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह उस वक्त भी ये एक क्रम बना रहा होगा कि हाँ, किसानों का जो सामान है वो नगर तक आए और नगर की जो भौतिक वस्तुएं हैं जो उपयोग में हैं, संसाधन जो उनको वो ग्रामीण क्षेत्र में उनका ले जाते रहे होंगे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल कि हल तो नहीं बच पाए लेकिन क्योंकि ये प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। अब देखिए खिलौना ये बता दे रहा है कि उस काल में खिलौना तभी बनाया जा रहा है जो उस काल में हल मौजूद है, तभी उसकी प्रतिरूप बनाई जा रही है। तो हल का फिगर मिला है तो बनावली से, तो इसमें पता चलता है कि हल का उपयोग उन्होंने किसान ने करना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी इसलिए सिंचाई के लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। आज भी देखेंगे कुआं तालाब जो है, पानी जिस क्षेत्र में पानी नहीं है वहाँ वर्षा जल का पानी संचय करके या बाढ़ का पानी जो एकत्र हो गया उसको अलग से नहर बना के जमा करके वो आज भी लोग सिंचाई करते हैं। उस वक्त के लोगों ने भी यही अपने तरीका अपनाया होगा ताकि कृषि के लिए उनको जल की पूर्ति हो सके। यहाँ देखिए हल का एक फिगर है जो ये पता चलता है कि हल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस वक्त का हल जो है लकड़ी के सरगंडे के बने हुए हैं, वो ज़्यादा यील्डिंग नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन हाँ ये है कि कृषि के लिए उगाड़ है। अब आगे हम बात करेंगे जब लौह युग आएगा तब बताएंगे लोहा का जब प्रयोग होगा तो लोहा के फाल से गहरी जुताई शुरू होगी और उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा। उसके बाद एक साम्राज्य का निर्माण होगा जो हम बांटेंगे महाजनपद काल, वो आगे की चर्चा हम करेंगे। अब यहाँ इसमें क्या है, हल के आकार के खिलौना से पता ही चल जा रहा है कि हल का आकार का खिलौना है तो बता रहा है कि उसको हल का प्रयोग होना शुरू हो गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं जैसे मछलियाँ पकड़ना, हिरन, जानवर का शिकार करना, ये सब उस वक्त क्या क्या था, एक्टिविटी था, खेलने जैसे आज भी मनोरंजन के साधन में उस वक्त क्या रहा होगा। आज तो हम बहुत तरह के 5G युग में आ गए हैं हम लोग, तो उस वक्त क्या रहा होगा खेलने का साधन में, तो भेड़ मुर्गा का लड़ाई हो गया, भेड़ बकरी का चराना हो गया, या मछली पकड़ना एक मनोरंजन का साधन है, शिकार करना एक मनोरंजन का साधन रहा होगा, या पासा खेलना इत्यादि। ठीक है, फलों को एकत्र करते थे, खेलते थे, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है उसके जहाँ बच्चे खेलते थे। तो उस वक्त के खेल के साधन उस वक्त के जरूरतों के अनुसार अनुरूप ही थे। अब देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक निरीक्षण किया गया है, उसके बारे में कच्छ के इलाके में यहाँ बताया जा रहा है। कच्छ गुजरात में कच्छ की खाड़ी जो है, कच्छ के इलाके में खदीरबेत एक नाम है के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। खदीरबेत आप पढ़ेंगे, खदीरबेत जो हालिया बेट एक जगह है वहाँ गुजरात के किनारे कच्छ रनव कच्छ में, वहाँ पर एक जगह है जो धौलावीरा नगर आपको दिखाया था मैंने, वो बसा हुआ है। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे है तो पानी की उपलब्धता भी थी, ज़मीन उपजाऊ रहेंगी, क्योंकि समुद्र के बेसिन से अगर बाढ़ आया, वहाँ पर नदी जो गिर रही है तो पूरा बेसिन उपजाऊ रहा होगा। ठीक है, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में व्यक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा सकता है हड़प्पा कालीन कौन नगर जो 3 भागों में बांटा गया है, तो आपको याद रखना है धौलावीरा। मैं बार बार आपसे पूछूंगा कभी। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई। क्यों? क्योंकि समुद्र के किनारे बसा हुआ है, कभी भी सुनामी आ सकती है, उससे रक्षा के लिए उन्होंने ऊंचा ऊंचा प्राचीर बनाया। ये एक कारण रहा होगा मेरे हिसाब से। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों से खुदा पाया गया है, तो लिपि वहाँ मिला है, उस लिपि से हमें उस स्थल की जानकारी मिल रही है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। यहाँ बड़ा बनाया गया है, आबादी ज़्यादा रही होगी और उस वक्त यहाँ पर ये दृष्टिगोचर हो रहा है कि उन लोगों ने संचय का काम शुरू कर दिया है और कला के रूप में इन्होंने बड़े बड़े लकड़ियों पर कला उकेरना शुरू कर दिया है। तभी हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे हम बात करते हैं इसी धौलावीरा के बारे में। यहाँ देखिए गुजरात की खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी जो है, कैम्बे जो है, मिलने वाली साबरमती एक उपनदी। अब साबरमती नदी कहाँ है जरूर देखिएगा लोकेशन में। साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर का स्थान बसा हुआ है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्योंकि समुद्र के किनारे ये भी है तो पत्थर जरूर समुद्र के किनारे मिलते हैं। सीपिया, मोती इत्यादि प्रायः वहाँ मिलती हैं, नई बात नहीं है। यहाँ पत्थर, शंख, धातु से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि आसानी से उपलब्ध था, तो वहाँ पर एक औद्योगिक केंद्र रहा होगा जहाँ पर निर्माण होता होगा। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला है। इस भंडार में से कई मुहरें, मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उसकी छाप उसको
बोलते हैं मोहरबंदी मिला है। अब यहाँ जानिए कि जो लोथल जगह है वहाँ पर इन चीज़ों को मिलाने का कारण क्या था कि एक पोर्ट जगह है, वहाँ से व्यापार होता था, सामुद्रिक व्यापार का एक केंद्र रहा होगा। सामुद्रिक व्यापार में अगर दूसरे देश से जो आया सामान उसको कहीं ना कहीं भंडार करेंगे ना, तो इसलिए भंडार गृह की जरूरत पड़ेगी। और उन्होंने क्या किया, आयातित सामान को वहाँ पर पहले संग्रह किया, फिर बाद में शहर की ओर ले जाकर उसको बेचते थे। और वहाँ पर जो थे कहीं से चीज़ जो बेचना है तो भंडार से निकाल के ले जाते थे। इसलिए आज भी देखेंगे जो पोर्ट जो है, पोर्ट का निर्माण या पोर्ट का जो संरचना विकसित क्यों होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पहले संग्रह करना होता है, फिर उसको हम जरूरत के हिसाब से शहरों की ओर भेजते हैं। जिसकी जहाँ जरूरत है, जिसकी जहाँ डिमांड है, उसको वहाँ पर सप्लाई की जाती है। उस वक्त भी वहाँ ही की जा रही है। लोथल का एक बंदरगाह है या बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। इस तालाब को दिखाऊंगा मैं आगे, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी, संभवतः यहाँ पर माल उतरा। यही बात है। पोर्ट का काम क्या है, पोर्ट के किनारे सबसे पहले तो पोर्ट जो आएगा उसका पहले सामान खाली करेंगे। ये देखिए एक बंदरगाह के यहाँ एक नदी है या पोखर है, वहाँ पर देखिए ये एक रचना है, वहाँ पर कुछ भी सामान आके यहाँ पर पहले उतार के रख दिए जाते होंगे। भंडार की रहा होगा तत्कालिक समय के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। ये चीज़ आपको जाननी है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने उपकरण आ रहे हो, तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। क्यों मिले हैं, मैंने अभी बताया कि वहाँ पर क्षेत्रीय स्तर पर मौजूद चीज़ों सामग्री जो थी उसका निर्माण हो रहा है, लेकिन बनाने के क्रम में कुछ टूट गया फूट गया तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। जो हमको बाद में खुदाई के बाद मिला तो हमको पता चला कि हाँ एक स्थल है, पूरा स्थल है, यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है। नगर है मुद्रा, ये देखिए मोहर है उस वक्त। अब मोहर की ये संरचना देखिए, मोहर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ये मोहर को ध्यान से देखें। मुहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी क्यों जरूरत है कि मुहर इसलिए कि हम जिस क्षेत्र के लोग हम जहाँ से भौतिक चीज़ उपलब्ध हो रहा है, हमको दूसरे क्षेत्र में जानना है, तो कैसे वहाँ पता चला है कि सामग्री हमारी है या वहाँ के लोग मानेंगे कि सामग्री वहाँ से आए हैं। तो उसको अपना मुहर दे के बताते थे कि हड़प्पा स्थल से सामग्री वहाँ पर कहीं पर निर्यातित की जा रही है। तो इन्होंने अपना राजकीय मुहर बनाया ताकि अपने सामग्री को पहचान सके और व्यापार में वाणिज्य में एक पहचान के तौर पर एक चिन्ह के रूप में अंकित कर सके, उसका हिसाब किताब रख सके, ब्यौरा रख सके। उसके लिए उनको प्रयोग इन्होंने किया। यहाँ देखिए मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। बात वही है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लाई जाती थी। क्यों, बताने के लिए कि हमारी सामग्री है। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। आज भी देखेंगे, या लेटर पहले होता था कि लेटर बनाया, लेटर बंद किया, उसमें कुछ लिक्विड डाल के अपना मुहर मार दिया ताकि लेटर बंद हो गया और लेटर पर अपना निशान पड़ गया कि यहाँ से जा रहा है। राज रजवाड़े में ऐसा ही पता चला, आपने कहीं देखा होगा, कोई भी सीरियल या आज भी टेलीविजन में वो दिखाते हैं पुराने राजघराने जो राजवंश है उसके जो भी सिनेमा बनाया गया है। देखिए अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी देखेंगे तो पैक सामान आता है। पैक सामान का मतलब क्या है, आप भी मंगाते हैं। पैक का मतलब है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ है, चीज़ को बदला नहीं गया है, आपके पास सुरक्षित पहुंच गया है, इसलिए उसको हम प्रयोग करते थे। वही उस वक्त हो रही है कि मुहर का मतलब है, सील का मतलब है कि ये सामान जहाँ पहुँचा वहाँ ही खोला जाए, बीच में अगर कुछ फेरबदल होता है तो उन्हें पता चल जाए, इसके लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। ये उस वक्त भी हो रही है, आज भी हो रही है, लेकिन 4700 साल पहले अगर ये चीज़ें हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ये एक उपलब्धि है कि इन्होंने इन चीज़ों पर कंट्रोल करना या इन चीज़ों को समझना शुरू कर दिया है। आगे बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। अब ये एक छोटी सी कहानी है, ये इसमें भी विवाद है कि अंत कैसे हुआ, अचानक हुआ, क्रमिक रूप से हुआ। इससे जुड़ा हुआ विवाद जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे उसकी चर्चा होगी विस्तृत रूप से। अभी हम छोटा सा इसका हम ये ले लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ देखिए लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही जुगीनुमा वगैरह बनाए जाने लगे। कहने का मतलब कि दो कारण हो सकते थे, या तो संपन्नता जो है संपन्नता धीरे धीरे कम होने लगी, या तो प्राकृतिक आपदाएं आ गई रही होंगी, ठीक है, या इन क्षेत्रों में उपजाऊ क्षेत्र धीरे बंजर होने गए होंगे, या कुछ और भी प्राकृतिक या मानवजनित मानवजनित आपदाएं होंगी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में लोगों का रुझान कम हुआ होगा और इन्होंने इन क्षेत्रों को धीरे धीरे खाली करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। ये एक सवाल है कि क्यों नष्ट हुआ, ये आज भी सवाल है, उसकी चर्चा होगी। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं आज भी, कुछ विद्वानों का कहना है, मत है, जैसे कि कुछ चीज़ पर अंततः नहीं पहुंचना है तो उसके बारे में कुछ मत प्रचलित है कि संभवतः ये हुआ, संभवतः ये हुआ होगा, इस टाइप की बातें होती हैं। उसी में हमें समझ से लेके लिखना है कि हाँ ये कई कारण रहे होंगे, कोई एक कारण को आपको लेके नहीं चलना है। नदियाँ सूख गई थी, बात एक ही है। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था।
इसका कारण हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी और नगर ये संसाधन खत्म थे, पेड़ पौधे खत्म थे। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों का चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए हैं, तो वो चारा की खोज में आगे बढ़ेंगे। दूसरा है आबादी ज़्यादा बढ़ गई, आबादी ज़्यादा बढ़ेगी तो संसाधन जल्दी नष्ट होंगे, तो संसाधन नष्ट होंगे तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से पलायन करेंगे। संसाधन की खोज में भी एक कारण है। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नहरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये समझना है कि सिर्फ एक ही कारण नहीं है या कोई एक कारण से सारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। हर एक जगह जो है, जो भी स्थल है, उसके क्षेत्रीय कुछ न कुछ कारण रहे होंगे तभी उसका विनाश हुआ है, ये आपको मान के चलना है। फिर यहाँ ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के यहाँ देखिए, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। कहने का कारण है कि अगर लोगों का माइग्रेशन हो रहा है तो कारण क्या है, ठीक है, कारण ये है कि वहाँ पर भौतिक चीज़ों की कमी हुई होगी, या तो प्राकृतिक कारण हो, मानवजनित कारण हो, जो भी कारण हो। जब भी संसाधन अल्प होने लगे या संसाधन में क्रमोत्तर गिरावट मौजूद होंगी, आबादी बढ़ी होंगी, तो लोगों की ज़रूरतें अगर एक बार बढ़ गई तो कम होंगी नहीं। आबादी के लिए ज़रूरत पूरा करने के लिए वो अन्य सोर्स पर डिपेंड होंगे। इस कारण क्या किया, उन्होंने उन क्षेत्रों को छोड़ के जाना शुरू कर दिया, माइग्रेशन हुआ। तभी उन क्षेत्रों से छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो आगे जो नए नए संसाधन मिलेंगे, फिर उन्होंने कुछ तरीका जाना है क्षेत्रीय स्तर पर, उनको फिर उन्हीं तरीका का इम्प्लीमेंट करके वो वहाँ पर बसना शुरू करेंगे। इस प्रकार क्रमोत्तर रूप से वो क्या करते हैं, उत्तर पश्चिम से धीरे धीरे पूरब की तरफ आगे बढ़ेंगे। और देखते हैं आगे जाके यही लोग हैं जो हम आगे बात करते हैं कि ताम्रपाषाण, जो महापाषाण काल आता है, या बाद में बोलते हैं कि वैदिक सभ्यता आती है, तो कुछ लोग मान के चलते हैं कि उन्हीं लोगों का धीरे धीरे वंशज जो है आगे बढ़ते चला गया और इन क्षेत्रों का विकास हुआ। ये एक बात है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके बारे में एटलस की चर्चा की जा रही है कि एटलस को देखिए, आपको मैंने बार बार कहा है कि आप एटलस जरूर लेके चलिए। मिस्र का एक पिरामिड है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है कि मिस्र नील नदी किनारे है और अधिकांश भाग उसका रेगिस्तानी है। लगभग 5000 से पहले मिस्र में शासन करने वाले, जिसको फराव राजा कहते थे, अब जानते हैं कि मिस्र के शासक को फराव कहते थे, राजा ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। ये मिस्र का पिरामिड है, ठीक है। राजाओं के मरने के बाद उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ उनके अनेक चीज़ें रखी जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, खाने का चीज़, पीने के चीज़, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता। मतलब जीवन के बाद मृत्यु के बाद जीवन की परिकल्पना ये कर रहे हैं। इनमें उन शासकों के साथ उनके ज़रूरत की चीज़ें, उनकी सेविकाओं को भी रखा जा रहा है। इससे सिद्ध होता है कि ये मरने के बाद शासक को उनकी ज़रूरतें होंगी और वो जिस दुनिया में जाएंगे उस दुनिया में इनका उपभोग करेंगे। इसके लिए ये चीज़ ऐसा कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे कि कहीं कहीं जो भी मकबरे हैं उसमें हैं, तो उनमें उनके खुदाई में हड़प्पा काल में भी बहुत तरह, कहीं कुत्ता दफनाया गया है, कहीं सेविका दफनाई गई हैं, कहीं साथ साथ माली के साथ साथ उसके उपभोग की गई सारे वस्तुएं दफनाई गई हैं। जिसका कारण है कि उन्होंने लाइफ आफ्टर डेथ की परिकल्पना कर दी है और मान के चलते हैं मृत्यु के बाद भी इनको वहाँ पर उनकी चीज़ें मिले और उनका उपभोग कर सके, ऐसा मान के चलते। तो उन्होंने परंपरा के तौर पर क्या हुआ कि उन्होंने इसका उपयोग किया। इसलिए मिस्र में उन्होंने पिरामिड बना के शासकों को एक सम्मान के उन्होंने ऐसा पिरामिड बना दिया। ये चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था। अब ये चैप्टर 3 खत्म हुआ। चैप्टर 3 में आपको मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि हमने आरंभिक नगर की चर्चा की। आरंभिक नगर की ज़रूरत क्यों है, नगर में क्या था, कैसे कैसे बना, उसकी एक्टिविटी क्या थी, उन नगर के लोग कैसे रहते थे, उनका पेशा क्या था, आर्थिक क्रियाकलाप क्या थी, वो कैसे जीते थे, उन्होंने कला के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल किया, उन्होंने भौतिक वस्तुओं में खासकर अपने उत्पादन के लिए किस कच्चे माल का इस्तेमाल किया, कैसे उपयोग किया, उनका आयात निर्यात कहाँ होता था, उनकी जीवन पद्धति क्या थी। इन सब चीज़ों, तमाम चीज़ों की चर्चा हमने इस टॉपिक में की। मैं ऐसा करता हूं कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप इस वीडियो को, अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो फिर से वीडियो के जरूर एक बार देखेंगे, आपको भी समझ क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर दिक्कत है तो आप
चैनगढ़ के यूट्यूब चैनल पर जाके आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते थे, मैं पूछ सकेंगे, मैं उसका हम आप कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपको उसका आंसर दे दूं। तो दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत मैंने चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्लास 6 का मैंने कवर करा दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे चैप्टर 4 होंगे, और आपसे आशा करता हूं कि आप जिन जो भी नए छात्र हैं जो अभी भी जुड़ रहे हैं वो कृपया करके इस चैनल को चैनगढ़ यूट्यूब पर जाएं, चैनगढ़ टाइप करें और चैनगढ़ चैनल को आप लाइक करते सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो आता है तो आप उससे अपडेट हो पाए और आप हमारे साथ जुड़ सके। दोस्तों जिन्होंने इस चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी जुड़े भी हैं उन्होंने भी नहीं किया है, तो आप जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं, इस चैनल के कार्यक्रम के बारे में बताएं कि हमने ये चैनगढ़ में ये आपके लिए ही शुरू किया है। और आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य है कि आपको सही दिशा में ले जाऊं और आपको सही तरीके से पढ़ाया जा सके और सही तरह से ज्ञान आपको मिले और आप आगे बढ़ पाएँ, आपका चयन हो, ये हमें उससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। इस चैनल का लोगो ही है चयन तक चैन नहीं, तो ना हम चैन से रहेंगे ना आपको हम चैन से रहने देंगे। आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो अभी तक अनभिज्ञ हैं उनको आप चर्चा करें, इस वीडियो का लिंक उनको भेजें और वो साथ में जुड़ के आप देखें। और फिर हम अगले टॉपिक में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक आप वीडियो को देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बात जरूर रखें कि आप पंक्चुअल होकर इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको कभी भी कोई अगर गैप आप करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। अगर लाइन से आप जुड़े रहेंगे वीडियो तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी। अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछेंगे, मैं उसका इंतजार करूंगा। आप स्वागत करता हूं कि आप वो सवाल करेंगे तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों इसी के साथ ये आज का जो चैप्टर 3 है, अध्याय 3 वो खत्म हुआ। अब अगले टॉपिक में आपके साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।